नमस्कार, मैं हूँ वीरेंद्र मौर्य। साथियों, आज आप लोगों से मैं बात करने वाला हूँ छठ पूजा पर। छठ पूजा, जिसे छठ पर्व, छठी, छठ कई नामों से जाना जाता है। आमतौर पर यह पर्व कार्तिक माह की छठी तिथि को मनाया जाता है। कार्तिक माह के जो द्वितीय पक्ष है, दूसरा पखवाड़ा, उसकी छठ तिथि को मनाया जाता है। तो सबसे पहले इस प्राचीन पर्व की हार्दिक बधाई, धम्म कामनाएं, मंगल कामनाएं आप सबको देता हूं। साथियों, आज का हमारा ये वीडियो छठ पर्व पर है। छठ पर्व के उन पहलुओं पर जिन पर शायद आज तक चर्चा नहीं की गई। तो साथियों, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि छठ पर्व कहाँ कहाँ मनाया जाता है। छठ पर्व जो है भारत में मूल रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल की तराई में मनाया जाता है। यह पर्व बिहार वासियों के लिए बहुत बड़ा पर्व है। अब इतना बड़ा पर्व आप समझिए कि बिहार में दीपावली से ज़्यादा धूमधाम से इस छठ पर्व को मनाया जाता है। जो लोग देश विदेश रहते हैं या घर के बाहर रहते हैं, वो सभी लोग सारे काम धाम बंद करके इस पर्व को ज़रूर अपने घर आते हैं। तो साथियों, यह वही क्षेत्र है, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश, नेपाल की तराई, झारखंड, यह वही क्षेत्र है। जब हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और 2500 वर्ष पूर्व जब हम जाएंगे, तो यह वही क्षेत्र है जहां भगवान बुद्ध कभी भ्रमण किया करते थे। भगवान बुद्ध इस क्षेत्र में घूमा करते थे। यह वही पर्व है। तो साथियों, इस पर्व को मनाने के लिए सिरसौता स्तूप जो है, सिरसौता बनाया जाता है, जिसका आकार आप लोग पीछे देख रहे हैं। ये सिरसौता ये बना हुआ है। लोग मनौती मांगते हैं और जो घाट होते हैं उनके किनारे पर ये बनाए जाते हैं। तो इसी तरह से जो ये सिरसौता है, देखिए ये जो पीछे आप लोग देख रहे हैं, इसमें सिरसौता के तरह ही गोलाकार में लुम्बिनी, नेपाल, जहां भगवान बुद्ध की जन्मस्थली है, लुम्बिनी को आप लोग देख सकते हैं। लुम्बिनी में उसी तरह से गोलाकार में ये स्तूप नुमाए बने हुए हैं। तो हम ये कह सकते हैं पूरे विश्वास के साथ कि जो स्तूप, ये जो सिरसौता आप लोग देख रहे थे, ये लुम्बिनी से कॉपी हो सकता है। अब बात सिर्फ लुम्बिनी की ही क्यों? जब बात लुम्बिनी की हो रही है तो दूसरे स्थलों को भी खंगालना जरूरी है। अब ये जो तस्वीर आप सामने देख रहे हैं, ये बोध गया की है। बोध गया में देखिए आप, जो स्तूप आपको सामने नज़र आ रहे हैं वो गोलाकार हैं। गोलाकार, बिल्कुल गोल स्तूप हैं और इनका आकार लगभग वैसा ही है जैसा कि आप अभी पहले छठ के घाटों पर जो स्तूप नुमा बने हैं उसमें आप लोग देख रहे थे। और ये भी तस्वीर जो है बोध गया की ही है। इसमें देखिए स्तूप बने हैं, लेकिन वो कुछ अलग आकार में बने हैं। इसको हम वर्गाकार कह सकते हैं। देखिए इसमें यदि आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें भगवान बुद्ध की प्रतिमा भी छोटी छोटी बनी हुई हैं। भगवान बुद्ध की खूबसूरत प्रतिमाएं बनी हुई हैं और ये इनको मनौती स्तूप कहा जाता है। बुद्धिज्म में इनको मनौती स्तूप कहा जाता है। और यहीं से जो आप छठ का वो सिरसौता देख रहे थे, यहीं से मैं कह सकता हूँ कि कॉपी किया गया है। तो अब तक आप लोगों को मैंने दिखाया लुम्बिनी और बोध गया में। अब आगे आप लोगों को लेके चलता हूँ मैं सारनाथ। सारनाथ, इस तस्वीर में आप लोग देख सकते हैं जो धमेक स्तूप बना हुआ है, सम्राट अशोक कालीन जो स्तूप है, उस स्तूप के आसपास जो स्मारक बना हुआ है, जो उस स्मारक में आप ध्यान से देखिए, ये गोल गोलाकार स्तूप बने हुए हैं। इनको मनौती स्तूप कहते हैं। और इन स्तूपों को जब आप पास से देखेंगे, कभी सारनाथ आप लोग जाइए तो वहाँ से आप देख सकते हैं, इन स्तूपों में भगवान बुद्ध की बहुत खूबसूरत तस्वीरें बनी हुई हैं। अलग बात है कि कुछ विषमतावादी लोगों ने इनको नष्ट करने का काम किया। आपको कोई भी प्रतिमा समूची नहीं मिलेगी। किसी प्रतिमा का हाथ नष्ट है, किसी की आँख, किसी का नाक, किसी का कान, किसी की उंगली, इस तरह से लोगों ने नष्ट करने का काम किया इस विरासत को। लेकिन फिर भी आपको ये सब
वहाँ देखने को मिल जाएगा। इस तस्वीर में आप थोड़ा सा देख सकते हैं, इसमें जो भगवान बुद्ध की प्रतिमा है वो इसमें बनी हुई स्तूप में। तो लोग इस तरह से भगवान बुद्ध के समय, सम्राट अशोक महान के समय इस तरह के स्तूप बनाते थे। अलग बात है कि उस समय जो स्तूप थे, कहीं पर गोलाकार, कहीं पर वर्गाकार, अलग अलग स्तूप बनाए जाते थे, जो कि आप लोग देख सकते हैं। ये बहुत प्राचीन है, इसमें हम कह सकते हैं कि कोई मिलावट नहीं है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है। ये सब मूल रूप से वही हैं जो कि जैसे बनाए गए थे वैसे ही आज आपको देखने को मिल रहे हैं। अब आगे हम आपको दिखाने वाले हैं नालंदा में, जो कि वर्तमान बिहार में है, बिहार का हिस्सा है। नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम आप सब सुने हैं, आप सब जानते हैं। यह वही नालंदा है जिसकी बदौलत भारत को विश्वगुरु कहा जाता था, वही नालंदा है। अब नालंदा के विश्वविद्यालय में आप देख लीजिए, ये जो गोल गोल आपको ये दिख रहे हैं, ये क्या हैं? ये कुछ और नहीं है, वही मनोती स्तूप हैं। देखिए इस तस्वीर में आपको साफ दिख रहा है, बिल्कुल ये गोल गोल गुंबदनुमा, कहीं छोटे कहीं बड़े। तो ये जो स्तूप हैं, इनको मनोती स्तूप बुद्धिज्म कहा जाता है। बौद्ध धर्म में इसको मनोती स्तूप कहा जाता है। तो साथियों, ये बुद्धिज्म में ये स्तूप क्यों बनाए जाते थे, इस पर भी थोड़ा सा चर्चा। उस समय लोग मनौती, मन्नत जिसको कहते हैं, वो मनौती लोग मानते थे अपने बच्चों के लिए। जिनकी मनौती पूरी होती थी, लोगों में ऐसा विश्वास रहा होगा उस समय, तो वो लोग इसलिए ये स्तूपों का निर्माण, छोटे छोटे जो स्तूप हैं ये, इनका निर्माण करवाया जाता था। और ये इस तरह के स्तूप सिर्फ भारत में ही नहीं, आप यदि कभी नेपाल जाएंगे, धौलागिरी की पहाड़ियों के बीच में, तो वहाँ भी आपको बिल्कुल बर्फ़ के ढेर के बीच में, वहाँ भी आपको इस तरह से छोटे छोटे स्तूप जो है वो पत्थरों पे लोग पत्थर रख रख के बनाते हैं। तो आपको नेपाल में भी इस तरह के मनौती स्तूप जो है वो मिल जाएंगे, क्योंकि नेपाल जो है वो पूर्ण रूप से बौद्ध अवशेषों से भरा हुआ है। ये देखिए एक अन्य बुद्धिस्ट प्लेस है, यहाँ भी देखिए जो लाल घेरे में आप देख सकते हैं, आगे बनते हैं लाल घेरे में ये जो गोलाकार ये बना हुआ है, इसको भी स्तूप ही कहते हैं। और ये मनौती स्तूप है, वही मनौती स्तूप जो आपको पहले मैंने दिखाया, बोधगया में, सारनाथ, नालंदा, लुम्बिनी, ये वही है। देखिए इसमें देखिए बहुत सारे गोलाकार भी हैं और वर्गाकार भी हैं, बने हुए हैं। और अब मैं लेके चलता हूँ आप लोगों को सांची, मध्य प्रदेश। जो सम्राट अशोक महान ने सांची के स्तूप में जो चित्र बनवाया, जो ये तस्वीर आप सामने देख सकते हैं, इस तस्वीर को आप लोग देखिए और आप लोगों का जो कन्फ्यूजन है वो इस तस्वीर को देखने के बाद से दूर हो जाएगा। इस तस्वीर में देखिए बहुत सारी महिलाएं और बच्चे यहाँ पर दिख रहे होंगे आपको। और तस्वीर को जब आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें देखिए केले हैं और ईंख है और टोकरी है। इस बाईं तरफ देखिए एक टोकरी है महिला के सर पे, जो कि आज भी बिहार में इसी तरह उसको दौरा कहा जाता है, वहाँ की लोकल भाषा में दौरा कहते हैं। उसमें जो पूजा की सामग्री होती है, जो मिठाई होती है, केला होता है, ये सब रख करके इसमें लेकर जाते हैं। तो देखिए आप लोग, सम्राट अशोक ने जब सांची के स्तूप में छठ पर्व का पूरा सटीक चित्रण करवाया, देखिए आप, उसमें ईख है, बच्चे हैं, दौरा है, केला है, तो आप समझ सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं, बिल्कुल विश्वास के साथ हम कह सकते हैं कि सम्राट अशोक महान के समय यह पर्व मनाया जाता होगा, यह पर्व चलन में होगा। इसीलिए उन्होंने सांची के स्तूप में इसको स्थान दिया है। अलग बात है कि उसके बाद कुछ ऐसे लोगों ने, अराजक तत्वों ने, मैं कह सकता हूँ, या विषमतावादी संस्कृति के लोगों ने इस पर्व को हाईजैक करने का काम किया। और हाईजैक करने के साथ ही उन्होंने संस्कृति को बदलने का काम किया। लेकिन आप संस्कृति बदल सकते हैं, लेकिन लोगों के संस्कार बदलने में समय लगेगा। लोगों ने संस्कृति को चेंज कर दिया। लेकिन इस पर्व की जो ख़ास बात है छठ की, वो ये है कि इसमें जो प्रसाद के रूप में जो ठेकुआ बनाते हैं, तो ठेकुआ आप देखिए, ये जो प्रसाद होता है इसमें देखिए पीपल का पत्ता लाल घेरे में है
और दूसरा जो ठेकुआ है उसमें देखिए ये चक्र बना हुआ है, 8 आरों वाला चक्र, वही अष्टांगिक मार्ग वाला चक्र है। और पीपल का पत्ता, वही बोधि वृक्ष जहाँ तथागत बुद्ध को ज्ञान मिला था। अच्छा, एक चीज़ और है साथियों जो गौर करने वाली है, ये जो छठ पर्व है इसका जो हम ये कह सकते हैं कि बौद्ध कनेक्शन क्या है, बुद्ध धर्म से इसका कनेक्शन क्या है, ये बौद्ध पर्व कैसे है, इसका एक और प्रमाण है कि इस पर्व में आपको कहीं भी पुरोहित नहीं नजर आएगा। इस पूरे पर्व में, ये पूरा पर्व जो है वो पुरोहित विहीन है, मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ। तो ये पूर्ण रूप से बौद्धों का पर्व है, प्राचीन पर्व है। सम्राट अशोक के ज़माने में यह पर्व बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता था। और सम्राट अशोक और भगवान बुद्ध जहाँ जहाँ जिन क्षेत्रों में ज़्यादा घूमे थे, उन क्षेत्रों में यह पर्व आज भी बहुत ज़्यादा चलन में है। तो आप लोग इस भ्रम में न रहें कि ये किसी दूसरी संस्कृति का पर्व है। यह पूर्ण रूप से बुद्धिज़्म पर्व है। और एक बार पुनः आप सबको इस पर्व की हार्दिक बधाई, धम्म कामनाएं, मंगल कामनाएं देते हुए बात को समाप्त करता हूँ।